हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो हमने जैसे पहले वाले वीडियो में देखा था, हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे। हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देख लिया था हरियाणा की स्टोरी, इलेक्शंस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन क्या होती है और कैसे कैसे इलेक्शंस मतलब देश में होते हैं। हमने स्टॉप किया था नेशनल लेवल ऑफ इलेक्शंस में, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, नेशनल लेवल ऑफ इलेक्शंस। चलिए देखते हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम है इलेक्शंस का वो बेसिकली है कैसा, किस तरीके के हमारे इलेक्शंस होते हैं। वो समझने के लिए पहले हम छोटा सा पार्लियामेंट समझ लेते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, जो कि हमारे तुरंत नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन वहाँ तो हम डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन एक मोटा माटी यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझने के बाद ही हमें इलेक्शन समझ में आते हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सारे डिसीजन यही लेती है। जब हम कहते हैं सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, इसका मतलब उन्होंने पार्लियामेंट ने ही डिसीजन लिया है। अब जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज रहते हैं, एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं हम राज्यसभा। अब जो लोकसभा है उसके जो एमपीज होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने कहा था, हर एक स्टेट जो है, राज्य जो है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। अब जो लोकसभा में जो लोग आते हैं वो जनरल इलेक्शन से आते हैं। हर पूरे नेशन में, पूरे देश में इलेक्शंस चलते हैं, उसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते हैं वो इलेक्शंस, वहाँ से कोई बंदा जीतता है, पार्टी जीतती है, फिर वो जाके एमपी बनता है लोकसभा में। लेकिन जो, और हाँ, ये लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। लेकिन जो अपना राज्यसभा है वहाँ पे जो है विधानसभा से लोग चूज किए जाते हैं, यानी कि अपनी जो स्टेट असेंबली है वहाँ से चूज किए जाते हैं अपने लोग। तो ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग हाउसेज हैं। अब आप पूछेंगे इसका हमारे इलेक्शन से क्या संबंध भाई? तो इलेक्शन से संबंध है, क्योंकि जो इलेक्शंस में जीतते हैं ना, जनरल इलेक्शन वगैरह में जो भी, या फिर स्टेट असेंबली में या कहीं पे भी जो जीतते हैं वही फाइनली सरकार बनाते हैं। जैसे कि हमारी जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जो विधानसभा वगैरह होती है, जो स्टेट की बेसिकली असेंबली रहती है, जैसे हरियाणा विधानसभा हमने जस्ट एग्जांपल में देखा था हरियाणा केस में। तो जो भी पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा वोट वगैरह जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिस भी कैंडिडेट को, पार्टी को, उस पार्टी के सदस्य को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग स्टेट रन करते हैं। लोकसभा जनरल इलेक्शन हर जगह चलते हैं, लोकसभा में जीतते हैं और वो आगे बनाते हैं अपने पीएम, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो इन सब के कारण इलेक्शंस जो है, इस समझने के लिए इस समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब लोकसभा और विधानसभा, यानी कि हमारी स्टेट असेंबली, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली होते हैं हर 5 साल में। ऐसा नहीं कि 2 साल में हो गए, फिर 3 साल में, नहीं, हर 5 साल में लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस अपने चलते रहते हैं ईजिली, आराम से। 5 साल के बाद द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, इट कम्स टू एन एंड। ऑब्वियस है, 5 साल की उनका होता है टेन्योर, तो वो खत्म हो जाता है। फिर जो लोकसभा एंड विधानसभा जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, यानी कि जो अभी जो जैसे है अभी लोकसभा, वो डिसॉल्व हो जाएगी टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस रिजल्ट्स कम आउट, वैसा। अब जो जनरल इलेक्शंस है हमारे, जो लोकसभा के होते हैं, जनरल इलेक्शंस जो हैं वो भी जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे चलते हैं, यानी पूरे देश में जनरल इलेक्शंस होते हैं एट द सेम टाइम। अभी जैसे पीएम बनने वगैरह के जो होते हैं इलेक्शंस की, भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, ये इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। ये जो इलेक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ होता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है हर एक स्टेट के, उन सब में एक साथ होता है, ताकि एक साथ ही डिसीजन ले पाए। या तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम डे मिल जाता है, या फिर कुछ दिनों में उसके डिसीजन, हमें रिजल्ट या डिसीजन जो है वो हमें फाइनल पता चल जाता है जनरल इलेक्शंस के। उसी से बेसिकली हमारे पीएम जो है वो बनते हैं। उसके बाद बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन का मतलब क्या? जनरल इलेक्शन तो हमें समझ गया, बाय इलेक्शन मतलब क्या कि समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी।
टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ या फिर रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह में अनफॉर्चुनेटली कोई लीडर, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ रिजाइन कर दिया उन्होंने, कुछ भी हो गया हो, तो वो सिर्फ बाई इलेक्शन होती है, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस इलेक्शन होते हैं कि भाई अभी ये नहीं रहे तो अब कौन सा इंसान इनके जगह पे आएगा। तो ये तो हमें समझ गया कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, टाउन्स वगैरह के लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं। पर अब हम समझते हैं कि लोकल इलेक्शंस क्या होते हैं, लोकल में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो लोकल में बेसिकली क्या, पहला आ जाता है टाउन, सिटीज़, जहाँ हम सब रहते हैं, मेजॉरिटी काफ़ी बार क्या लोग रहते हैं सिटीज़ में। तो जो सिटी की पॉपुलेशन उसको हम ऑब्वियसली अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। अब जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे लोकल इलेक्शंस वगैरह को म्युनिसिपैलिटी के नाम से जाना जाता है, होता है ना म्युनिसिपैलिटी। दूसरा आ जाता है अपना विलेज, गांव में। अब गांव में ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उसके इलेक्शंस होते हैं। अब जो इंडिया है, इंडिया में वी फॉलो ऑन द एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू एरियाज ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शंस। मैंने जैसे कहा था कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह जो होती है, हमने देश को उस हिसाब से बांटा गया है, सो दैट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा और उसी को हम सारे वोट्स जो हैं वो दे सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग रहते हैं। The voters who live in an area elect one representative। जैसे कि हमने अभी मैप में भी देखा था, वापस देख लीजिए मैप में जो एनसीईआरटी में है, हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया था। महाराष्ट्र के कुछ तो 80, महाराष्ट्र के 48 हैं और यूपी के 80 हैं। तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो, जब 18+ हो जाओगे तो आपको भी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस भी हिस्से से बेसिकली बिलोंग करते हो, उस हिस्से से आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो। एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है। इसी तरीके से होते हैं भाई इलेक्शंस हमारे। जो लोकसभा होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है। जैसे मैंने पहले कहा था लोकसभा और विधानसभा का अलग होता है। लोकसभा का 7 में जनरल इलेक्शंस होता है और अपने जो विधानसभा है स्टेट असेंबली, उनके इलेक्शंस अपने स्टेट वाइज चलते रहते हैं। अब विलेज वगैरह में, गांव वगैरह में कैसे होता है कि ईच विलेज और छोटा टाउन, विलेज से थोड़ा बड़ा छोटा टाउन, इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। दे आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी। इनको वार्ड्स में बांटा गया, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही तरह होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज एंड अर्बन लोकल बॉडी, या फिर अर्बन लोकल बॉडी जो स्मॉल टाउन में है वो सिलेक्ट करते हैं। Sometimes these constituency are also known as seats। ये constituency को ही हम एक्चुअली सीट्स कहते हैं। तभी हमने जब देखा था हरियाणा वगैरह के केस में कि भाई लोकदल ने 60 सीट्स जीत ली आउट ऑफ 90, 75 सीट्स जीत लिया आउट ऑफ 90। गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट, उसको सिर्फ 5 सीट्स मिले, यानी कि 75 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे वो जीत चुके। हरियाणा को जो बांटा था तो अलग अलग हिस्से में से उनकी ही सरकार जीती, ये माना जाता है बेसिकली सीट का मतलब। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। ये तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे हमने समझ गया कि ठीक है भाई हमारा इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे था तो वो हमें समझ गया। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की, यानी ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि रिजर्व की गई है और किसके लिए रिजर्व की गई है वो भी देखते हैं। अच्छा, तो कैसे होता है कि जितना इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी जो हमारे इलेक्शंस के बीच जितने भी कंपटीशन चलते हैं, उसमें कुछ सोसाइटी के ऐसे सेक्शन हैं जो कि थोड़े से वीक हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें, पैसे वगैरह सब कुछ है नहीं, थोड़े से वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं और वो उनको बहुत अच्छा चांस नहीं मिल सकता टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा। लेकिन जैसे हमने डेमोक्रेसी की नींव ही थी कि भाई हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर कोई लोकसभा, राज्यसभा जहाँ पे भी उसको जाना है उसका पार्ट बन सकता है। लेकिन अगर कोई थोड़े वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से, थोड़े वीक सेक्शन में से है, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कतें आएंगी, उसको बड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ चीज़ों को रिजर्व कर दिया है। यानी कि उन लोगों में दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, या तो मतलब वीकर सेक्शन का मेरा मतलब क्या है कि उनके पास या तो रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो हो सकता है काफ़ी पर एजुकेशन बहुत अच्छा ना हो, या तो हो सकता है उनके पास कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो कि भाई कोई लोकसभा पार्टी वार्टी में कोई है टू विन इलेक्शंस अगेंस्ट देम।
तो ऐसे सब दिक्कतें हो सकती है लोगों के पास अगर कोई वीकर सेक्शन में से है। If this happens, then our parliament and assemblies would be deprived of the voice of the significant section of our population। अगर ऐसा हो, अगर वीकर सेक्शन के लोग कभी लोकसभा या राज्यसभा में जाएं ना, तो इसका मतलब तो हमारे पार्लियामेंट को समझ नहीं आएगा कि भाई उनकी मांगे क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ तो पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं सकती। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन को हम छोड़ देंगे फिर, और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही कुछ कदम गवर्नमेंट ने उठाए थे। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा कि कुछ तो भी स्पेशल सिस्टम तो हमें वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो हमेशा वीक ही रहेगी, दबी ही रहेगी, वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगी, सरकार कभी उनकी आवाज़ सुन ही नहीं पाएगी। तो और ये तो हम नहीं चाहते। तो उन्होंने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी नाम की चीज़ चालू की। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व की जाती है फॉर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे कि फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको हम SC एंड ST भी कहते हैं। तो वो थोड़े से वीकर सेक्शंस थे सोसाइटी के, या तो उनके पास ज़्यादा अच्छा एजुकेशन नहीं था, पैसे नहीं थे, या फिर आगे आने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी उनको। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई इनको तो आगे आना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने उनके लिए बस सीट्स ही रिजर्व कर दी कि भाई हमने ये सीट्स तुम्हारे लिए रिजर्व। मतलब क्या, बेसिकली आप समझो ना, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आप कहीं टेबल पे बैठना चाहते हो, वहाँ पे रिजर्व का मार्क लिखा है, तो वो वेटर बोलता है ना कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये रिजर्व्ड है किसी के लिए। यही मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होता है, वो रिजर्व्ड सीट्स रहती है, यानी कि अगर SC के लिए रिजर्व्ड है तो वहाँ पे कोई ना कोई SC कम्युनिटी से ही इलेक्शन लड़ सकता है, अगर ST के लिए तो कोई ना कोई ST के कम्युनिटी से ही जो है इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला चला गया उसको एक तो जाने मिलेगा नहीं क्योंकि रिजर्व्ड है, ऊपर से जाके वो करेगा क्या, वो वहाँ पे ना वो इलेक्शन लड़ पाएगा ना जीत पाएगा कभी, क्योंकि वो रिजर्व की जाती है। बस वैसा ही है, रेस्टोरेंट में अगर कोई टेबल रिजर्व कर दिए तो बैठने का मतलब क्या है, जब आदमी आ जाएगा तो आपको उठना ही पड़ेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी थी। अब हम देखते हैं करंटली कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं। तो करंटली हमारे जो लोकसभा है, यानी पार्लियामेंट का जो एक हाउस है लोकसभा, उसमें 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये जो डेटा है ये एज ऑफ जनवरी 2019 का है। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ऑब्वियस है, जितना उनका टोटल पॉपुलेशन में शेयर है, हिस्सा है, उसी हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला है, उसी हिसाब से वो रिजर्व्ड हैं। अब ये सिस्टम जो है वो बाद में एक्सटेंड हो गया टू अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एट अ लोकल लेवल, यानी कि इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल, यानी पंचायत में जो सीट्स होती हैं, और अर्बन में जो सीट्स होती है म्यूनसिपैलिटी या फिर कॉर्पोरेशन की, लोकल बॉडीज की, वो अब रिजर्व है फॉर OBCs, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये बाद में मतलब सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, क्योंकि फिर बाद में गवर्नमेंट को समझा कि सिर्फ SC और ST ही नहीं, बाकी भी अदर सोसाइटी है, बाकी भी अदर सेक्शंस है जो सोसाइटी के थोड़े वीक है, तो उनको भी हमें रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी हमें जगह रिजर्व रखनी ही पड़ेगी ताकि वो लोग भी आगे आए। तो उसी तरीके से हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन ओपन कर दिया था। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट में अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उनमें अलग अलग रिजर्वेशन, अलग अलग हिसाब से उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पे रिजर्व रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा था वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो वैसे तो मैं विमेन को वीकर सेक्शन ऐसे वो मानती नहीं हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले के टाइम पे, इवन आज भी पॉलिटिक्स वगैरह में आप देखो तो विमेन का बहुत ज़्यादा योगदान होता नहीं है। और अगर विमेन का योगदान नहीं होगा तो फिर विमेन के लिए अच्छे राइट्स नहीं बन सकते, अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैबू वैबू विमेन के लिए फालतू में बनाए गए हैं, वो सब चलता ही रहेगा जब तक विमेन अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी। विमेन को आवाज़ उठाने के लिए, विमेन को आगे बढ़ाने के लिए 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन कैंडिडेट्स। तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ ही सकते हो कि जो लोग नहीं आ पाए, किसी भी कारणवश सोसाइटी में पीछे रह गए, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि भाई जैसे रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व्ड रहती है वैसे पूरी की पूरी सीट हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व्ड ही रख देते हैं। कोई अगर दूसरे कास्ट का आएगा भी तो वो जीत ही नहीं पाएगा, क्यों बैठने के, वो एक तो लायक भी नहीं है और वो खड़े रह के करेगा भी क्या, वो जीत ही नहीं पाएगा। तो ये था पूरी बात हमारी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की। यहाँ तक तो हम समझ गए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है।
अब हम आगे समझते हैं वोटर्स लिस्ट क्या होती है। यानी हम सब जितने भी लोग हैं, हम जब वोट करते हैं तो ये वोटर्स लिस्ट होती है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे हम वोट करेंगे, क्या होता है वोटिंग बेसिकली। तो अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे हमने अभी इंडिया के मैप में भी देखा था, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो जाती है उसके बाद की स्टेप आ जाती है कि अब हमें वोट कौन देगा। अब डिसाइड होगा कि भाई कौन कौन इंसान हमें वोट देने वाला है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे आप समझोगे गवर्नमेंट के पास हमारा सारा डेटा होता है और गवर्नमेंट यूँ निकाल लेती है सारे इंसान के बारे में। तो देखते हैं कैसे। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रहते हैं, यानी कि लोगों को अधिकार होता है, तुम भाई चूज करो, इलेक्ट करो, लोगों को रिप्रेजेंट करो और इलेक्ट करो। तो ये सब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है वहाँ पे लिस्ट ऑफ पर्सन्स आर एलिजिबल टू वोट, एक लिस्ट निकाली जाती है, जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है जो एलिजिबल है वोट करने के, उनको अधिकार है वोट करने के, वो लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। ये लिस्ट कब बनाई जाती है? लिस्ट बनाई जाती है इलेक्शन से बस कुछ वक्त पहले। यानी कि आप सोच रहे हो इतनी बड़ी लिस्ट जो है सारे लोगों की वो बनाई जाती है। उसके बाद ये जो लिस्ट है ये ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट के नाम से जानी जाती है। बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे आप हमारी अटेंडेंस शीट होती है, हर बच्चे का नाम लिखा रहता है, उसी तरीके से वोटर्स लिस्ट भी रहती है। बस खास बात यह है कि ये जो वोटर्स लिस्ट होती है, या फिर इसको और ऑफिशियल नाम में इलेक्टोरल रोल कहते हैं, ये ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन से पहले निकालने की। यानी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, सपोज ये इतनी सी छोटी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग रह रहे हैं जो 18+ है, उन सब की लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, वो निकाली जाती है और उसी लिस्ट को मैच किया जाता है जब इंसान आता है वोट देने कि तुम यही हो, तुम यही हो, ऐसे करके वोट किया जाता है। इसलिए लिस्ट ही होती है, बेसिकली वोटर्स लिस्ट कहते हैं। इसमें सबका नाम जुड़ा रहता है। अब बेसिकली ये जो लिस्ट है, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि कोई भी इंसान भाई फालतू में वोट देने क्यों जाएगा, ये लिस्ट की क्या ज़रूरत है, ये लिस्ट नहीं हो तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, नहीं करेंगे हम लिस्ट को फॉलो। अगर ऐसे सब सवाल आ रहे तो सिंपल सादा इसका आंसर है कि ये लिस्ट निकालने का एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन को देखने में कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमेशा एक चीज़ पे फॉलो होता है जो कि है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू वोट एंड टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी कि हर एक इंसान जो है उसके पास अधिकार होना चाहिए वोट करने का, जो भी 18+ है, और उस वोट का एक इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर हमने मैच नहीं किया वोटिंग लिस्ट से लोगों को, तो ऐसे तो 2 लोग आके वोट दे देंगे, है ना। हमें मालूम तो होना चाहिए ना कौन इंसान आ रहा है, वोट दे रहा है, क्या हो रहा है। There should be no restriction on vote whether regardless of his or her gender, caste, religion, creed, जो भी है कोई उसमें वो नहीं है। जो भी 18+ है सब वोट दे सकते हैं भाई, किसी की सुनना भी नहीं आगे कि हम वोट नहीं देंगे, सब दे सकते हैं, तो बेसिक राइट है। तो इसीलिए कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट भी होती है हर 5 साल में कि नए नए वोटर्स कौन से आए। जैसे अभी एकदम से आप 18+ हो जाओगे बाद में, तो आपका नाम भी ऐड किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने आप ऐड कर लेती है। तो सोचो कितना बड़ा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार के पास। आप चले भी गए ना कल को, अगर आप यहाँ से कहीं मूव हो गए, बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए, आपने स्टेट कहीं मूव कर दिया, अपना ट्रांसफरेबल जॉब है आपकी, आपने मूव कर दिया, तो वो भी गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है कि ये आदमी आप वोट नहीं कर सकता, इसने अपनी जगह बदल दी है। इतनी सारी मेजर चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब कैसे होता है ना कि कुछ साल पहले तक तो हमारे पास नॉर्मल वो अपना वोटर्स लिस्ट में वगैरह, मतलब नॉर्मल ऐसे पेपर में डॉक्यूमेंट होता था, साइन वाइन करते थे, वही सब था। मतलब वो तो इतना पुराना ज़माना है, मैंने भी नहीं देखा वो ज़माना। लेकिन आजकल क्या होता है कि अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम EPIC एपिक भी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक न्यू फोटो वाला सिस्टम है, फोटो है उसमें और वो आइडेंटिटी कार्ड होता है। पहले शायद फोटो वोटो नहीं होगी, पर आजकल जैसे आधार वाधार होता है वैसे ही फोटो रहती है, उसके साइड में सारा चिट्ठा लिखा रहता है उस आदमी का, और इसी को हम वोटर ID के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी आप सोचोगे कि यार मेरे पास वोटर ID है नहीं, मैंने तो कभी बनाई नहीं वोटर ID, क्या तो मैं वोट नहीं कर सकता? एक्चुअली अभी तक ये मैंडेट आए नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेट नहीं है कि वोटर ID जिसके पास है वही वोट कर सकता है। अगर आपके पास राशन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो भी आप वोट कर सकते हो। आपको बस जाके दिखाना है कि भाई ये मेरा राशन कार्ड है या फिर ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो सबके पास रहता है आजकल, तो बस वो जाके
दिखा दो, आपका नाम ऑलरेडी दर्ज होता है लिस्ट में, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के ही सही आप 18+ तो हो, ये तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो इस तरीके से वोटर्स लिस्ट वगैरह बनती है। अब हम आगे आते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स कैसे नॉमिनेट करते हैं, कैसे क्या सिस्टम चलता है। आवर सिस्टम प्रोवाइड्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट ऑन इलेक्शंस। हमारे सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। जैसे हमने डेमोक्रेसी में देखा था, हर कोई आ सकता है इलेक्शन में। Anyone who can be a voter can also become a candidate in the elections। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान को अधिकार है वोट करने का, उस इंसान को सेम अधिकार है कि भाई वो आगे जाके कैंडिडेट भी बन सकता है और उसके लिए लोग वोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे डेमोक्रेसी में हमारे देश ने अलाउ किया है लोगों को करने के लिए। सिर्फ इतनी ही डिफरेंस है इसमें। अगर आपको कैंडिडेट भी कल को बनना है, आपको खुद की पार्टी चालू करनी है, आपने सोचा नहीं भाई मुझे तो बहुत अच्छा काम करना है, मैं एक न्यू पार्टी चालू करूंगा, तो पार्टी चालू करने का बस एक ही रूल है, वो ये है कि एक कैंडिडेट बनने के लिए आपकी एज 25 के अबव होनी चाहिए, और आपको मालूम है वोटर बनने के लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए। भाई थोड़ा तो एक्सपीरियंस तुम ले लो, फिर 25 के बाद तुम लीडर बन जाओ, है ना, थोड़ी दुनिया देख लो पहले। तो ये इसलिए उन्होंने रूल रखा है। बाकी अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई बाकी चीज़ें की हैं आपने, कुछ फैलाना ढिमकाना, जिसके कारण आपके ऊपर लॉ सूट्स चल रहे हैं, पुलिस है आपके पीछे, तो फिर आप नहीं हो सकते, आपके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, विच इज़ ऑब्वियस। क्रिमिनल को कोई क्यों चाहेगा। बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आपको कल को कोई पार्टी खोलनी भी है तो आप खड़े हो गए, यहाँ पे आपने लोगों का सपोर्ट ले लिया, सब कुछ हो गया, आपने अपना पूरा डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी पार्टी या फिर मैं जो हूँ किसके लिए काम करूंगा, आपने समझ दिया। सपोज लेट्स करो आपने कोई स्वच्छता अभियान ही चला दिया कि चलो हमारी जो लोकल रिवर्स है हम उसको साफ करेंगे। आपने देखा भी होगा आजकल बड़ी बहुत गंदगी हो गई है और लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट साफ करेगी, अरे लोगों का भी तो हक होता है साफ करने का। तो लेकिन आपने सोचा नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करूंगा और हम सब मिलके अपने देश को साफ करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने लोकल एरिया से, हम एरिया को भी साफ करेंगे और रिवर्स को भी साफ करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने पार्टी का सिंबल डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने लोगों का जो है सपोर्ट ले लिया, पार्टी सिंबल डिसाइड हो गया। तो जैसे ये पार्टी सिंबल वगैरह डिसाइड हो जाता है ना, उसके बाद पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन नोन एज पार्टी टिकट। आपको एक पार्टी टिकट मिल जाएगी जिससे आपको समझ आएगा कि भाई ऑफिशियली तुम एक पार्टी हो, आज एक सरकार हो, तुम पार्टी हो। उसके बाद जिस भी पर्सन को या जिस भी पार्टी को अगर चाहता है कि भाई मुझे आगे इलेक्शंस भी लड़ने हैं, मैं देखता हूँ कि इलेक्शन में मैं जीत पाऊंगा या नहीं, तो उसके लिए आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है नॉमिनेशन फॉर्म की। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत कम रहता है, बहुत छोटा रहता है, वो देना पड़ता है बस। उसके बाद आपकी पार्टी बन गई, आपके पास सिंबल आ गया, फ्लैग आ गया और आप अपने इलेक्शंस लड़ सकते हो अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर एरिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली एक नया सिस्टम चालू किया है जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। तो पहले ये नहीं था बट बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने ये सब फॉलो किया कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया है टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिकली आपको कुछ डिटेल्स आपकी देनी पड़ती है। सबसे पहले आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, अगर है तो चलो ठीक है होंगे, पर कोई पेंडिंग तो नहीं है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, हिज और हर फैमिली, आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है, कितने लोग आपके अंडर हैं, मतलब फैमिली में रह रहे हैं, उन सबकी जानकारी देनी पड़ेगी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में। उसके अलावा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ तक पढ़े हो, तो ये सब चीज़ों को डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और ये सारी चीज़ें पब्लिक की जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पब्लिक की जाएंगी। कल को कुछ भी हो गया तो भाई इस वाले डॉक्यूमेंट से लॉयर आपको जीना हराम कर देंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप 12वीं पास हो, आपने कैसे बोल दिया आपने बीटेक किया है, तो ऐसी सब चीज़ें हो जाएंगी अभी। Educational qualifications are not relevant to all kinds of jobs. Basically, ये जो एजुकेशन वाला जो पॉइंट है इस पे थोड़ा सा मुद्दा उठ रहा है लोगों का। लोग ये सोच रहा है कि भाई एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई लेवल होना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी बार ज़रूरी नहीं होता।
जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, उन्होंने वो कुछ ऐसे कास्ट से बिलोंग करते थे जिसके कारण उन्होंने ना बहुत सारी अनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटी उस पर्टिकुलर कास्ट को लेके बहुत फेस की। उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी मालूम थी, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके टाइम पे उनको काफ़ी बार ग्राउंड लेवल की रियलिटी मालूम नहीं थी, और उनके ऊपर पक्ष रखने के लिए अम्बेडकर जी वहाँ पे थे, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पता था। लेकिन अभी आप ये कहोगे कि फिर तो वो अगर ऊपर रहते, वो अगर अपर कास्ट रहते तो भी उनको मालूम रहता। नहीं, यहाँ फ़र्क रहता है। तो काफ़ी बार एजुकेशन जो है वो ये नहीं बता पाता कि भाई आप कितने अच्छे लीडर बनोगे। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे जो ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन से आ सकते हैं, और उन लोगों को वहाँ के जगह की ग्राउंड रियलिटी मालूम होगी कि भाई ये सब जो उल्टे सीधे काम होते हैं मुझे मालूम है कहाँ पे होता है, ये मुझे पता है ये सब धंधे कहाँ पे हो रही है, ये मुझे पता है ये सब कहाँ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना उनको मालूम रहती हैं, और उसी के कारण उनको लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो बोलते हैं ये सब चीज़ हम बंद करेंगे, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से काफ़ी बार एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देखी जाती। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल यहाँ पे है, अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट में ही तो देखते हैं कि भाई क्रिकेट खेलना आता है, अभी तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती नहीं आती, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अच्छे से खेल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऐसा ही चीज़ पॉलिटिक्स में भी होता है कि हाउ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, उनको समझाना और सल्यूशन देना, ये इंपॉर्टेंट है। यही लीडर का काम होता है, यही MLA या फिर MP का काम होता है। इसमें एजुकेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई पढ़ा लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy। फिर तो सब यहाँ पे वही हो जाएगा, नीट और JEE की कोचिंग, उसी तरीके से एजुकेशन अच्छा अच्छी, चलो डेमोक्रेसी की कोचिंग ले लो, लीडर्स की कोचिंग ले लो। तो वो यही चीज़ गवर्नमेंट को अवॉइड करनी है, इसलिए बोलते भाई एजुकेशन का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। और उसके अलावा अगर हमने एजुकेशन एज अ बैरियर रख भी दिया तो वी वुड बी डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड सिटीजन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। मतलब अगर हमने ग्रेजुएशन वगैरह कंपलसरी कर दिया तो फिर तो यार 90% ऑफ द सिटीजन्स जो हैं वो तो इनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शंस वगैरह में जाने के। कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोग नहीं होते। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये जो है एक दायरा रखा था एजुकेशन को लेकर। तो बच्चों यहाँ तक जैसे हमने देख लिया अच्छे से लोकसभा क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे इलेक्शंस होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, वोटर्स लिस्ट क्या होता है, ये वो सब कुछ हमने देख लिया। यहाँ तक का तो वीडियो अच्छा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं अगर लंबा कर दूंगी ना तो आपको नींद आ जाएगी, आप देखोगे नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो तोड़ तोड़ के आराम से चैप्टर को हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हम सारे ये कैंपेन वैम्पेन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स।